जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन का फ्यूचर फॉर्म उसमें अपनी पावर्स ऐड करते हुए उसे वापस 300 साल पीछे भेज देता है, जहां पर टियानलिन के मास्टर ने उसकी सोड बोन निकाल कर कल्टीवेशन कोर को डैमेज किया था। लेकिन कैओस इम्प्रिंट को अंडरस्टैंड करने की वजह से टियानलिन ने बड़ी स्टाइल के साथ अपने दुश्मनों का मुकाबला किया। साथ ही सोड सक्सेसर के कॉन्टेस्ट में भी उसने कई सारे डिसाइपल को खत्म किया था जो कि उसके दुश्मनों के साथ मिले हुए थे, जिसके चलते फाइनली वो एक सोड सेंट बन चुका। साथ ही उसे एक पावरफुल सोड की जरूरत थी, तो उसने स्टार पैलेस में जाकर युनशुई नाम के टॉप टैलेंटेड डिसाइपल को हराकर अपने लिए एक सोड भी क्लेम कर ली। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर युनशुई ने टियानलिन को अपना मास्टर मान लिया था। उसके सामने नील डाउन करते हुए कहने लगी कि इतने सालों में आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि जो भी मुझे हराएगा मैं उसकी डिसाइपल बनूंगी, तो प्लीज आप मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए। जिस पर टियानलिन कहता है कि ना, मुझे किसी डिसाइपल की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही युनशुई थोड़ा सा शॉक हो गई थी। वो कहती है कि अगर आपको किसी डिसाइपल की जरूरत नहीं तो ठीक है, आप मुझे अपनी बीवी बना लीजिए। जो सुनकर तो वहाँ मौजूद डिसाइपल और भी ज्यादा हैरान हो गए। उतने में ही टियानलिन युनशुई से कहता है कि ना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मुझे किसी बीवी की भी जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर तो सबको काफी बड़ा झटका लग गया था, क्योंकि इस सेक्ट में ऐसा कोई नहीं जो युनशुई को अपना बनाने के ख्वाब ना देखता हो। वहीं पर लिनशी भी काफी ज्यादा हैरान थी। वो सोचती कि युनशुई ने खुद होकर टियानलिन को प्रपोज किया। इनफैक्ट कई सारे डिसाइपल तो इस लड़की के सपने देखते हैं, मगर फिर भी जूनियर ब्रदर टियानलिन ने इसे काफी आसानी के साथ रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो इस बंदे का बर्ताव काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा। भला कोई भी बंदा युनशुई जैसी पावरफुल और खूबसूरत लड़की को मना कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि इस टियानलिन के साथ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वहीं पर डिसाइपल आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये बंदा तो एक नंबर का घमंडी निकला, इसने हमारी सोड फेरी का दिल तोड़ दिया। वहीं पर युनशुई ने सीधे टियानलिन का रास्ता रोक लिया। उससे पूछती कि बताए क्या आपको मेरी उम्र ज्यादा लगती है। जिस पर टियानलिन कह रहा था ना, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर युनशुई ने सीधे उससे सवाल पूछा, फिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रहे हो। जिस पर टियानलिन जवाब देते हुए कहने लगा कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मगर युनशुई को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद ये बंदा उससे झूठ बोल रहा। इधर एक डिसाइपल तो युनशुई को मायूस देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि मैं इस टियानलिन को खत्म कर दूंगा। आखिर इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि ये मेरी गॉड इसका दिल तोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ एक एल्डर ने तो शादी के खर्चे का हिसाब जोड़ना शुरू किया था। वो कहते हैं कि अगर सोर्ड सेंट टियानलिन इस साल शादी करेगा तो हमारे पास उतना बजट ही नहीं है कि इसकी धूमधाम के साथ शादी कराए। वहीं पर लिनशी टियानलिन से धीरे से पूछने लगी कि भाई क्या तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। मुझे तो अब तुम्हारे मर्द होने पर डाउट हो रहा है। भला तुम इतनी खूबसूरत लड़की को मना कैसे कर सकते हो। जिस पर वो कह रहा था सीनियर यू फालतू की बातें मत करो, मुझ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर युनशुई को ये रिजेक्शन काफी ज्यादा खल रहा था, इसलिए वो कहती है टियानलिन मैं तुम्हारी उपस्त्री बनने के लिए भी तैयार हूँ। गाइस उपस्त्री यानी कि मिस्ट्रेस, इसका सीधा मतलब ये होगा कि टियानलिन को युनशुई के साथ शादी करने की कोई जरूरत नहीं, मगर फिर भी वो युनशुई पर अपना हक जमा सकता है। वेल युनशुई के मुंह से ऐसी बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। लिनशी उससे पूछती कि क्या वाकई तुम सीरियस हो। जिस पर वो कहने लगी कि टियानलिन ने मुझे हराया है तो उनके साथ रहने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। वैसे तो मैं टियानलिन की सीनियर हूँ, लेकिन अगर वो मुझे अपने साथ रखे तो मैं अपनी सीनियोरिटी का टाइटल छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। मगर टियानलिन ने तो उसके इस ऑफर को भी ठुकरा दिया था। जो देख कुछ लोग कहने लगे कि ये बंदा तो वाकई गजब का है, इसने एक खूबसूरत लड़की के हर एक ऑफर को ठुकरा दिया। इसके जैसा सख्त लौंडा तो हमने आज तक नहीं देखा था। अब सीन शिफ्ट होकर हम युनशुई को देख पाते जो कि टियानलिन के पिक के सामने पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि वहाँ मौजूद डिसाइपल उसे पिक पर जाने की परमिशन नहीं देंगे, और उन डिसाइपल्स में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो युनशुई को वहाँ से भगा दे। अब उनके पास बस एक ही ऑप्शन था, टियानलिन को युनशुई के आने की खबर देना, ताकि टियानलिन खुद ही इस मैटर को हैंडल कर पाए। अब सुबह से रात हो गई थी, मगर फिर भी युनशुई वहीं पर टियानलिन का इंतजार करती है। तो वहाँ के डिसाइपल्स को भी उस पर तरस आने लगा। वो कहते सीनियर प्लीज आप यहाँ से चले जाएं, हमारे मास्टर तो सेक्लूजन में हैं। लेकिन युनशुई इतनी आसानी से टियानलिन का पीछा नहीं छोड़ने वाली थी, इसलिए वो वहीं पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाती है। उनमें से एक डिसाइपल उसे वापस भेजना चाहता था, मगर दूसरा उसे बताता है कि ये पहले ही काफी ज्यादा परेशान है, हमने इन्हें उन्हीं के हाल पर छोड़ देना चाहिए। जब हमारे मास्टर इनका रिस्पॉन्स नहीं देंगे तब वो कुछ ही दिनों में खुद ब खुद यहाँ से चली जाएंगी।
अब ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते रहे, लेकिन युनशुई अभी भी टियानलिन का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि काफी लंबे अरसे के बाद कल्टीवेशन से बाहर आ चुका था। लेकिन सेक्लूजन से बाहर आते ही वो अपने एक आर्टिफैक्ट को चेक करता है और उस आर्टिफैक्ट को देखते ही उसे पता चला कि उसकी लिन फैमिली खतरे में है। उनके साथ कुछ तो हुआ था जिसके बारे में टियानलिन को कोई आइडिया नहीं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो जल्दी से जाकर अपनी फैमिली को चेक करेगा। साथ ही साथ उसका सर्वेंट उसे एक और शॉकिंग खबर सुनाता है। वो टियानलिन को बता रहा था कि दरअसल युनशुई हमारे सेक्ट के टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक है, लेकिन उसने अपनी कोर डिसाइपल की पोजीशन को रिजाइन कर दिया। साथ ही स्काईफाई पिक पर जो उसका रेसिडेंस था उसने उसे भी छोड़ दिया। वो कई महीनों से हमारे सोर्सेंट पिक पर कल्टीवेट कर रही है, इस उम्मीद में कि आप उसे एक्सेप्ट करोगे। हमने उसे कई दफे यहाँ से जाने के लिए बोला था, लेकिन उसने हमारी एक न सुनी। वेल, हमें तो बस अब आपके सेक्लूजन से बाहर आने का इंतजार था। अब अगर आप बोलो तो हम तुरंत ही उसे यहाँ से भगा देंगे, लेकिन टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो कहने लगा कि उसे डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जिसके बाद वो अपने सोर्सेंट पिक से बाहर आ जाता है। वो देख पा रहा था कि तेज बारिश में भी युनशुई उसी के इंतजार में है। वहीं पर युनशुई को भी टियानलिन के सेक्लूजन से बाहर आने का एहसास हो चुका था, लेकिन टियानलिन उसे बस नजर भर देखकर वहाँ से रवाना हो गया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर कांग को जब पता चला कि टियानलिन नॉर्थ विंड टाउन की तरफ रवाना हो चुका है तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए। उस पर चिल्ला रहे थे कि आखिर तुमने मुझे पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अरे हाँ, तुम कैसे बताओगी? तुम्हारा पूरा ध्यान तो खाना ठूसने पर होता है। तो लिंशी एप्पल खाते हुए कहने लगी कि मुझे किसी ने पूछा ही नहीं तो भला मैं खुद होकर क्यों बताऊं? जिस पर एल्डर कांग कहते कि फालतू के बहाने मेरे सामने नहीं चलने वाले। हालांकि लिंशी पर अपने मास्टर के चिल्लाने का जरा भी फर्क नहीं पड़ता, उसे तो अब डांट खाने की आदत हो चुकी है। उतने में ही सेक्ट लीडर कहते हैं कि अब टियानलिन की पोजीशन पहले जैसी नहीं रही। पहला तो बस वो हमारे सेक्ट का एक मामूली सा डिसाइपल था, मगर अब वो हमारा सोर्ड सेंट बन चुका है। उसकी इस बढ़ती हुई पोजीशन के साथ साथ उसके दुश्मन भी काफी ज्यादा बढ़ चुके होंगे। अगर ऐसे में चिंगजाओ टेरिटरी में उस पर किसी ने हमला किया तो हमारे सोर्ड गॉड सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और हमारे सेक्ट पर कोई उंगली उठाए ये बात मैं जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिस पर लिंशी कहती चलो ठीक है, मैं ही टियानलिन के साथ जाती हूँ। अगर रास्ते में कोई उस पर हमला करे तो मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। जो सुनते एल्डर तुरंत ही टेबल पर कूदकर उससे कहने लगे कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, तुम्हें फटाफट से टियानलिन के पास जाना होगा वरना तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा। जो सुनते ही लिंशी भारी दिल से अपना एप्पल फेंक कर वहाँ से रवाना हो गई, मगर उसे टियानलिन के पास जाने की जरा भी जल्दी नहीं थी। उसका स्पीड देखकर सेक्ट लीडर एल्डर कांग से कहने लगी कि ये बंदी तो एक नंबर की बेवकूफ है। अगर इसे कोई भी काम अर्जेंट करने के लिए बोला जाए तो ये जानबूझकर उसमें देरी करेगी। हम इस बेवकूफ के भरोसे टियानलिन को नहीं छोड़ सकते। जानबूझकर उसमें देरी करेगी। हम इस बेवकूफ के भरोसे टियानलिन को नहीं छोड़ सकते। मेरे ख्याल से हमने कुछ एल्डर्स को भी टियानलिन के पीछे भेज देना चाहिए, लेकिन एल्डर कांग इसके लिए राजी नहीं थे। वो सेक्ट लीडर को समझाते कि टियानलिन बिना किसी को बताए अपनी फैमिली से मिलने गया है। अगर हमने कुछ एल्डर्स को उसके पीछे लगवा दिया तो ये बात पूरे सेक्ट को पता चल जाएगी, इसलिए हम बेवजह किसी दुश्मन को अलर्ट नहीं करेंगे। रही बात लिंशी की, तो वो अच्छे से जानती है कि टियानलिन हमारे सेक्ट का एक सोर्ड सेंट है, तो वो उसे किसी भी कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी। अब सीन शिफ्ट होकर हम टियानलिन को देख पाते हैं, जो कि अपने स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर नॉर्थ विंड टाउन की तरफ रवाना हो चुका था। इस सफर में वो पुरानी सारी बातों को याद करने लगा। वो कहने लगा कि मेरी प्रीवियस लाइफ में स्टार पैलेस के टॉप डिसाइपल युनशुई नहीं बल्कि कोई और था। साथ ही अब मेरी लिन फैमिली भी खतरे में है। मेरी प्रीवियस लाइफ में तो ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतने सारे बदलाव क्यों हो रहे हैं। कहीं इसमें मेरा रीबर्थ होना इन्वॉल्व तो नहीं है। सो गाइस, सिंपल वर्ड में बताया जाए तो टियानलिन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी प्रीवियस लाइफ में नहीं हुआ। यहाँ पर एक नई कहानी रची जा रही थी। टियानलिन को शक था कि इसका कनेक्शन उसके रीबर्थ या फिर डाव ऑफ हेवन से हो सकता है। उसे लगता है कि शायद डाव ऑफ हेवन ही उसके प्रेजेंट को मैनिपुलेट करते हुए उसकी फ्यूचर को बदलने की फिराक में है, और उतने में उसे काफी स्ट्रॉन्ग ब्लड एसेंस की स्मेल आती है। तो टियानलिन जल्दी से उस स्मेल को फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जाने लगा। दरअसल उस वैली में लिन फैमिली के लोगों पर अटैक हुआ था, जिसमें उनके कई सारे फैमिली मेंबर
मेंबर्स मारे गए। साथ ही साथ टियानलिन का कजिन युनलिन भी बुरी तरह से घायल हो चुका था। वो अपने दुश्मनों से कहता है कि मेरा भाई एक हेवनली स्वॉर्ड सेंट बन चुका है। जैसे उसे पता चलेगा कि तुमने हमारे कई सारे फैमिली मेंबर्स का कत्ल किया, वो जरूर से तुमसे बदला लेगा। दरअसल इन लोगों पर लियो फैमिली की एक यंग लेडी ने अटैक करवाया था। वो युनलिन से कहती है कि तुम्हारे भाई का तो मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि वो जल्दी से कल्टीवेशन से बाहर आ जाए। जितनी जल्दी वो हमसे रिवेंज लेने आएगा, उतनी ही जल्दी मैं उसके साथ हिसाब बराबर कर सकती हूँ। अब ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे भाई टियानलिन से डर लगता है। उसकी बातें सुनकर युनलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उससे कहता है कि शुक्र मनाओ टियानलोंग कल्ट तुम्हारा सपोर्ट कर रहा, वरना तुम में इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम मेरे भाई का मुकाबला कर पाओ। तुम्हारे लियो फैमिली में ऐसा कोई शख्स नहीं जो मेरे भाई का मुकाबला कर सके। उसकी बातें सुनकर वो बंदी काफी ज्यादा हंसने लगी। साथ ही साथ उसका आशिक उसे अपनी बाहों में खींचते हुए कहने लगा कि इन लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अगर हम इन्हें आसानी के साथ मार सकते हैं तो भला इनके साथ बातें करके वक्त जाया करने की क्या जरूरत। पहला हम इन्हें खत्म कर देंगे और जब इनका भाई सेक्लूजन से बाहर आएगा तब उससे भी निपटने के लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगने वाला। जिसके बाद वो दोनों मिलकर अपने चमचों को लिन फैमिली के लोगों पर हमला करने का हुक्म देते हैं। उन लोगों के अटैक को डॉज करने का युनलिन के पास वक्त नहीं था। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि मानो उसने हार मान ली हो। अब इससे पहले कि वो बंदा युनलिन पर हमला कर पाए, वहाँ पर एक सोर्ड आ जाती है जिसने अपनी डिवाइन पावर को रिलीज करते हुए उन सभी असासिन्स को काफी पीछे पुश कर दिया। उस पावरफुल सोर्ड को देखकर तो उन सभी लोगों के होश उड़ गए। उस अमेजिंग सोर्ड से काफी तेज ऑरा रिलीज हो रही थी। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहने लगा कि ये तो एक मामूली सी ब्रोकन सोर्ड है। ऐसी ब्रोकन सोर्ड से भला डरने की क्या जरूरत। चलो जल्दी से लिन फैमिली का किस्सा खत्म कर देते हैं। और फिर वो बड़ी ही तेजी के साथ उन लोगों पर हमला करने के लिए रवाना हो गए। लेकिन तभी वहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट करते हुए टियानलिन पहुंच जाता है। उसकी बॉडी से निकलने वाली तेज ऑरा के चलते ही वो लोग काफी दूर जाकर पटक गए थे। और अब हम देख पाते हैं टियानलिन को, जो कि अपनी सोर्ड के हैंडल पर काफी कूल अंदाज में सवार था। उसका भाई युनलिन तो टियानलिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया। वहीं पर टियानलिन उससे पूछ रहा था कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर युनलिन कहता है कि अगर आप यहाँ पर सही वक्त पर नहीं आते तो शायद ये लोग हमें मार देते, जैसा कि इन्होंने हमारे कई सारे क्लैन मेंबर्स को खत्म कर दिया। इन लोगों ने उन्हें काफी ब्रूटली खत्म किया था। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि अब मैं आ चुका हूँ, अब देखते हैं कौन मेरे क्लैन मेंबर्स को हाथ लगाएगा। और तभी लियो फैमिली की बंदी सामने आते हुए टियानलिन से कहने लगी कि ठीक 2 सालों बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन इन 2 सालों में तुम जरा भी नहीं बदले। पहले भी तुम घमंडी थे और आज भी वैसे ही हो। उतने में ही टियानलिन की नजर एक कैरेज पर गई जिसमें कई सारे लोगों को ब्रूटली खत्म किया गया था। तो टियानलिन उस बंदी से पूछता है कि क्या तुम्ही ने इन लोगों को मारा है, जिस पर वो स्माइल करते हुए कहने लगी कि हाँ, शायद हो सकता है ये भी मेरे ही हाथों मारे गए हो। वेल, मैंने तो तुम्हारे क्लैन के इतने सारे लोगों को मारा है कि अब मैं गिनती ही भूल चुकी हूँ। और पता है इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? वो तुम हो। 2 साल पहले मेरे फादर मेरा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आए थे, लेकिन तुमने मेरी तरफ कभी आँख उठाकर भी नहीं देखा। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन फिर भी तुमने मुझे काफी बुरी तरह से ट्रीट किया। उस अपमान को मैं आज तक भूल नहीं पाई। तो अब उस ह्यूमिलिएशन का बदला तुम्हारी पूरी लिन फैमिली को चुकाना होगा। जिस पर टियानलिन कहता है कि रिस्पेक्ट की बातें तुम्हारे मुंह से जरा भी अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छे से याद है कि सिर्फ 2 एज रिवर्सिंग पिल के लिए तुमने खुद को यांग डोंग के हवाले कर दिया। सिर्फ 2 ब्यूटी पिल्स के लिए तुमने खुद की इज्जत का सौदा किया था। और फिर जब डोंग से तुम्हारा मन भर गया तो तुमने मेरे घर शादी का रिश्ता भेज दिया। टियानलिन की बातें सुनकर वो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो कहती कि मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। और फिर वो अपसेट होने का नाटक करते हुए अपने नए आशिक वांग के पास चली जाती है। उससे कहती, मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन ये बंदा मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इसकी बातें सुनकर मुझ पर शक करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इसकी बातें सुनकर मुझ पर शक करो। वहीं पर वांग तो इस बंदी की प्यार में पूरी तरह से लट्टू था, इसलिए वो टियानलिन से कहता है कि तुम मेरी लेडी की इज्जत उछाल नहीं सकते। अगर तुम उसकी इंसल्ट करोगे यानी तुम मेरी भी इंसल्ट कर रहे हो, और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम सोर्ड गॉड सेक्ट के एक हेवनली सेंट बन चुके हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम किसी की इज्जत पर कीचड़ उछालो, वरना मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम हेवनली सेंट हो। तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर टियानलिन कहने लगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करना
यानी कि तुम्हारी भी बेइज्जती है। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो करेगी उसमें तुम भी शामिल हो, यानी कि यांग डोंग 2 पिल्स के बदले जैसे उसके साथ सोया था वैसे ही वो तुम्हारे साथ भी सोया होगा। अरे यार, मुझे लगा नहीं था तुम्हें मर्दों में दिलचस्पी है। उसकी बातें सुनकर वांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो तुरंत ही अपने जूनियर ज़ैंग यू को हुक्म देता है कि जाओ जाकर इसे खत्म कर दो, इसने मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत किया है। तो ज़ैंग यू भी तुरंत ही टियानलिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया और टियानलिन से कह रहा था, बच्चे मेरी सोड काफी ज्यादा शार्प है, तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मरते वक्त तुम्हें जरा भी दर्द महसूस नहीं होगा। इनफैक्ट तुम्हें कुछ फील होने से पहले ही तुम जहन्नुम में पहुंच जाओगे। और अब वो अपनी सोड लेकर टियानलिन पर हमला करने उसके करीब पहुंच गया, मगर यहाँ पर टियानलिन ने बस अपनी फिंगर से ही उसके अटैक को रोक लिया था और फिर उसने बस अपनी फिंगर को मूव करते हुए अपनी सोड एनर्जी रिलीज करके उस बंदे को खत्म कर दिया। ये सब देखकर तो टियानलोंग क्लैन के लोग काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो पैनिक होकर कह रहे थे कि टियानलिन ने तो इस बंदे को बिना सोड के ही खत्म कर दिया। इसकी सोड एनर्जी तो काफी ज्यादा भयानक है, लेकिन कोई भी बंदा अपनी सोड को ड्रॉ करने के बाद ही उसकी एनर्जी को रिलीज कर सकता है। हालांकि इसने तो अपनी तलवार को मैन से बाहर भी नहीं निकाला था, जरूर से कोई और इसकी हेल्प कर रहा होगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि तुम लोग तो बस नाम के लिए तलवारबाज हो, असली तलवारबाज क्या होता है ये मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।